नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 14 मार्गणाओं पर अपनी चर्चा चल रही है और 14 मार्गणाओं के अंतर्गत जो दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा, इस इंद्रिय मार्गणा पर पिछली 2-3 कक्षाओं से हम चर्चा कर रहे हैं। इस इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत सबसे पहले इंद्रिय का स्वरूप बताया था कि इंद्रिय किसे कहते हैं, फिर इंद्रियों के भेद बताए तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां होती हैं। ये पांचों भी प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो होती है ये शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म आदि के उदय से होती है, और जो भावेंद्रिय है ये मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। फिर इन 5 इंद्रियों का क्या स्वरूप है, इन 5 इंद्रियों का क्या कार्य है, इन 5 इंद्रियों का क्या विषय होता है, इस पर चर्चा की थी कि स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना इंद्रिय से रस को चखा जाता है, घ्राण इंद्रिय से गंध आदि को सूंघा जाता है, चक्षु इंद्रिय से वर्ण आदि का ज्ञान होता है और कर्ण इंद्रिय से शब्द आदि को सुना जाता है। ये इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान करने में स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, एक दूसरी इंद्रिय के विषयों पर अतिक्रमण नहीं करती हैं। जिन जीवों के एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है ऐसे जीवों को एक इंद्रिय जीव कहते हैं। जिनके स्पर्शन और रसना ये दोनों इंद्रियां होती हैं उनको 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। इसी प्रकार से जिनके 3 इंद्रियां वो 3 इंद्रिय जीव, जिनके 4 इंद्रियां उनके 4 इंद्रिय जीव, और जिनके 5 इंद्रियां होती हैं उन्हें हम पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। इन इंद्रियों का विषय कितना होता है तो इन इंद्रियों का विषय भी बताया था। स्पर्शन इंद्रिय का जो उत्कृष्ट विषय है वो 400 धनुष होता है, लेकिन यह एक इंद्रिय जीवों के ही पाया जाता है। 2 इंद्रिय जीवों के ये डबल हो जाएगा और 800 धनुष हो जाएगा। 3 इंद्रियों के और डबल होगा 1600, 4 इंद्रियों के और डबल हो जाएगा तो 3200, और असंगी पंचेंद्रिय तक पहुंचते पहुंचते 6400 हो जाता है। संगी पंचेंद्रियों में तो इसकी जो विषय क्षेत्र है वो 9 योजन का बताया गया। इसी तरह से रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के विषयों का प्रमाण सभी जीवों में अलग अलग कैसे कैसे होता है इसका वर्णन किया गया। चक्षु इंद्रिय का जो उत्कृष्ट विषय होता है वो 47,263 सही 7/20 योजन होता है। ये उत्कृष्ट किस जीव के और कब प्राप्त होता है, तब इधर इन्होंने बताया था कि जब सूर्य कर्क संक्रांति करता है और कर्क संक्रांति के समय जब 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, जब यह अपनी जम्बू द्वीप के अंदर वाली प्रथम वीथी में होता है और तब सूर्योदय के बाद जब मध्य स्थान पर पहुंचता है, तब भरत चक्रवर्ती अयोध्या में स्थित अपने महल की छत पर बैठकर के सूर्य के विमान में स्थित जिन बिंब का दर्शन करता है। उस समय उस भरत चक्रवर्ती की आंखों से और सूर्य बिंब के बीच की जो दूरी होती है वो इतनी 47,263 योजन लगभग निकलती है। कुछ थोड़ा सा अधिक है, 7/20 योजन, मतलब 1 योजन के 20 भागों में से 7 भाग प्रमाण और अधिक निकलता है। तो ये कब निकलता है, ये कर्क संक्रांति के समय निकलता है। इसका पूरा कैलकुलेशन अपन ने वीडियो के माध्यम से पूर्व कक्षाओं में समझा हुआ है। फिर इसके बाद इन 5 भी प्रकार की इंद्रियों का आकार बताया था। जो चक्षु इंद्रिय है वो मसूर के दाने के समान है,
जो कर्ण इंद्री है वो यवनाली के समान बताई गई थी, जो घ्राण इंद्री है ये तिल के फूल के समान बताई गई, जो रसना इंद्री है ये खुरपा के समान बताई गई, और स्पर्शन इंद्री का जो आकार है वो अनेक प्रकार का बताया गया था। फिर इनके जो आकार है उसमें कितने आत्म प्रदेशों से ये इंद्री बनती है, उन आत्म प्रदेशों की संख्या को इधर बताया गया। तब इधर इन्होंने लिखा था कि अंगुल का जो असंख्यात्मा भाग होता है उस असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशों से सबसे पहली चक्षु इंद्री की रचना होती है, उससे संख्यात गुणा ज्यादा प्रदेशों से मिलकर के कर्ण इंद्री बनती है, उससे भी कुछ अधिक संख्यात गुना ज्यादा होकर के घ्राण इंद्री बनती है, और इससे भी असंख्यात गुना ज्यादा जाकर के ये रसना इंद्री का निर्माण होता है। जो रसना इंद्री का निर्माण है उसमें कुल कितने प्रदेश होते हैं, तो ये घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेश ही होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते। फिर स्पर्शन इंद्री की बात की थी, स्पर्शन इंद्री में कितना आत्मा के प्रदेश लग जाते हैं, तब इधर इन्होंने बताया था कि स्पर्शन इंद्री तो एक तरह से जीव का पूरा शरीर ही होता है, तो जो जीव की सबसे सूक्ष्म अवगाहना होगी वो स्पर्शन इंद्री का सबसे सूक्ष्म आकार कहलाएगा, और जो जीव की सबसे विस्तृत सबसे बड़ी उत्कृष्ट अवगाहना होगी वो स्पर्शन इंद्री का उत्कृष्ट आकार कहलाएगा। इसके अवगाहना के संबंध में अपन एक गाथा पहले भी पढ़ चुके थे जीव समास के अंतर्गत, वही गाथा को इधर इन्होंने पुनः उद्धृत किया और उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव होता है वह उत्पत्ति के तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना वाला होता है। तो उसी तरह से जब चूंकि जघन्य अवगाहना उसकी हो रही है तो स्पर्शन इंद्री का सबसे छोटा आकार उसी जीव का प्राप्त होता है। इसी तरह से जब उत्कृष्ट अवगाहना की बात आई तो उधर उन्होंने महामत्स्य की बात करी गई थी कि महामत्स्य जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा होता है वह महामत्स्य उत्कृष्ट अवगाहना वाला होता है। तो उस उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव के ही स्पर्शन इंद्री का उत्कृष्ट आत्म प्रदेशों का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन ने कितने आत्म प्रदेशों से ये इंद्रियां बनती हैं इस पर चर्चा की थी। फिर इसके बाद इधर इन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान जो होता है या अतीन्द्रिय सुख होता है या इंद्रिय रहित जीव होते हैं, ऐसे सिद्ध जीवों का वर्णन किया था कि वो इंद्रिय से रहित होते हुए भी अतीन्द्रिय अविनाशी सुख का, अनंत सुख का अनुभव करते हैं। फिर इधर इन्होंने जीवों की संख्या बताना शुरू किया था कि एक इंद्रिय जीव की संख्या कितनी है, 2 इंद्रिय जीव की संख्या कितनी, 3 इंद्रिय जीव की संख्या कितनी। तो इन 5 प्रकार के इंद्रिय जीवों की संख्या बताना प्रारंभ किया। तब इधर इन्होंने पहले एक सामान्य कथन किया था कि इस संसार में जितने भी अनंतानंत जीव हैं उन अनंतानंत जीवों में से जितने भी स्थावर हैं, किसको, निगोद को छोड़ दें, बाकी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, साथ में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, जितने भी ये तरस जीव हैं, ये सभी मिलकर के पृथक पृथक भी और मिलकर के भी असंख्याता संख्यात होते हैं। इनमें से कोई भी जीव अनंतानंत नहीं है, ये सारे मिलकर के भी अनंतानंत नहीं है। फिर अनंतानंत कौन है, तब इधर इन्होंने लिखा था कि जो निगोद भवा अर्थात जो निगोदीय जीव हैं, साधारण शरीर वाले जीव हैं, साधारण वनस्पति जिसको हम कहते हैं, ऐसे जीव अनंतानंत होते हैं। यहां तक कि अपन ने संख्या देख ली थी। अब आगे का विषय अपन को देखना है। अब यहां पर आगे जो 5 गाथाएं आ रही हैं उन 5 गाथाओं में एक एक इंद्रिय के अलग अलग जीवों की संख्या बताएंगे। एक इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है, स्थावर जीवों की संख्या कितनी है, त्रस जीवों की संख्या कितनी है, उनमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है, और उनमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तकों की संख्या कितनी है। ये अब इधर इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत संख्या का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। आइए अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 176 से अपन को देखना है। तसहीणो संसारी, तसहीणो संसारी, एयक्खा ताण संख गा भागा, एयक्खा ताण संख गा भागा, पुण्णाणम परिमाणम
पुण्णाणं परिमाणं संखेज्यदिमम् अपुण्णाणं संखेज्यदिमम् अपुण्णाणं तसहीनो संसारी एयक्खा ताण संखगा भागा पुण्णाणं परिमाणं संखेज्यदिमम् अपुण्णाणं। देखें, अब यहां इस गाथा में स्थावर जीवों की अर्थात एकेंद्रीय जीवों की संख्या बता रहे हैं कि एकेंद्रीय जीव कितने होते हैं और उन एकेंद्रीय जीवों में पर्याप्तक जीव कितने हैं और अपर्याप्तक जीव कितने हैं, उनकी संख्या बता रहे हैं। देखें, तसहीणो संसारी ए अक्खा, एकेंद्रीय जीव कितने हैं? कोई आपसे पूछे एकेंद्रीय जीव कितने होते हैं तो हम क्या बोले? हम केवल इतना बोलेंगे, सबसे सरल उत्तर, इस संसार में जितने संसारी जीव हैं वो दो प्रकार के हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। स्थावर जीव एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं और त्रस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इन सबको मिला देते हैं, वो त्रस जीव होते हैं। जब संसार में कुल 2 ही प्रकार के जीव हैं और आपसे एक प्रकार के किसी भी प्रकार के जीव की संख्या पूछी जा रही है, मान लो स्थावर जीवों की संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे अच्छा उत्तर है, जब हमें संख्या पता नहीं हो तो हम केवल एक चीज कहेंगे कि संसारी जीवों में से त्रस जीवों की संख्या को घटा दीजिए तो एकेंद्रीय जीवों की संख्या निकल आएगी। अब संसारी जीव कितने हैं, ना तो हमें उनकी संख्या का निर्धारण है, बस ये है अनंत अनंत है, लेकिन कितनी है पर्टिकुलर हमें संख्या नहीं पता। इसी तरह से त्रस जीवों की भी संख्या हमें पर्टिकुलर नहीं पता। जैसे अपन को पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताई थी, उसका एक एक अंक लिख करके बताया था, लास्ट में आया था 336, तो हमको ये पता है 336 होती है, तो हम उसको घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां तो अनंत अनंत कह दिया, असंख्यात असंख्यात कह दिया। अब कैसे बताएं कि एकेंद्रीय जीव कितने हो, त्रस जीव कितने हैं? तो यदि हमसे एकेंद्रीय जीवों की संख्या पूछी जाती है या स्थावर जीवों की संख्या पूछी जाती है तो सामान्य सा उत्तर है, जितने संसारी जीव हैं उन सभी संसारी जीवों में से त्रस जीवों को घटा दो तो एकेंद्रीय जीवों की संख्या निकल आएगी। त्रस जीव कितने हैं तो एकेंद्रीय जीवों को घटा दो तो त्रस जीव निकल आएंगे। दो में से दोनों का उत्तर इसी तरह से दिया जा सकता है। तो यहां पर जो उत्तर दिया जा रहा है, चूंकि एकेंद्रीय जीव अनंतानंत होते हैं, तब इधर इन्होंने कहा कि अनंतानंत का हम प्रमाण नहीं बता पाएंगे। जो भी प्रमाण हमारे पास हैं, चाहे वो पल्य हो, सागर हो, घनांगुल है, सुच्यंगुल है, प्रतरांगुल है, जग श्रेणी है, ये सब असंख्यात के ही भेद हैं। इनमें अनंतानंत कोई भी चीज नहीं है। और एकेंद्रीय जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं, इसीलिए उनका प्रमाण नहीं बताया जा सकता। तब इधर इन्होंने लिख दिया एकेंद्रीय जीव कितने हैं? संसारी तसहीणु, जितने संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में से त्रस जीवों को घटा दिया जाए तो जितने बचेंगे वो सब ए अक्खा, वो एकेंद्रीय जीव बचेंगे। कितना सरल इन्होंने संख्या बता दी। सरल तरीका है कि जितने भी संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में से त्रस जीवों को घटा दिया जाए तो एकेंद्रीय जीवों की संख्या निकल आएगी। अब एकेंद्रीय जीवों में पर्याप्तक कितने हैं और अपर्याप्तक कितने हैं? अब जब एकेंद्रीय जीवों की संख्या तो हमको पता चली नहीं, बस इतना बता दिया कि जितने संसारी जीव हैं उसमें से त्रस को घटा दो तो एकेंद्रीय। अब एकेंद्रियों में कितने पर्याप्तक और कितने अपर्याप्तक? तब एक इधर इन्होंने उदाहरण दिया, ताण संखगा भागा। अब जितनी भी संख्या हमारी निकली एकेंद्रियों की, उस एकेंद्रियों की संख्या में संख्यात का भाग लगाएं। असंख्यात का नहीं लगाना है, संख्यात का भाग लगाएं। और संख्यात का भाग लगाने पर जो एक भाग निकले उतने तो हैं अपर्याप्तक, और जो बहुभाग निकलेगा वो कहलाएंगे पर्याप्तक। तो क्या लिखा? ताण संखगा भागा, उसमें संख्यात का भाग लगाने पर जो भागफल निकला उस भागफल को उन एकेंद्रीय जीवों में से घटा दें तो वो किसकी संख्या निकलेगी? पुण्णाणम परिमाणम, वो पुण्णाणम यानी पर्याप्तकों का परिमाण निकलेगा। क्या करना है? मान लो हमारे पास जो एकेंद्रीय जीव हैं उन एकेंद्रीय जीवों की संख्या कितनी है? 100 है। अब 100 में हमको भाग लगाना है संख्यात का, और 100 में हमने संख्यात में भाग लगा दिया मान लो 5 का। अब 5 का भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा? 20। ये जो 20 निकला है ये 20 100 में से घटा दो,
ये जो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। तो जो 80 भाग है ये तो है पर्याप्तक, और जो 20 निकला है वो है अपर्याप्तक। जो संख्यात का भाग लगाएंगे तो जो भी भागफल निकलेगा वो एक भाग निकलेगा। अब वो जो एक भाग निकला है वो संख्यज्य दिमम अपुन्नानम, वो संख्यज्य दिमम का मतलब होता है वो संख्यात एकम। जो एक भाग निकला है वो तो है अपुन्नानम, वो तो है अपर्याप्तक। और जो बहुभाग निकलेगा संख्य का भागा, जो संख्यात भाग निकलेगा वो पुन्नानम परिमाणम, वो पर्याप्तकों का परिमाण कहलाए। मतलब बहुभाग जीव पर्याप्तक हैं और एक भाग प्रमाण जीव अपर्याप्तक हैं। जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं उन एक इंद्रिय जीवों में पर्याप्तक ज्यादा हैं, अपर्याप्तक कम हैं। ठीक, अब आगे देखें। आगे एक इंद्रिय जीवों के अपन ने जब जीव समास पढ़े थे तो बहुत सारे भेद किए थे। बादर भी भेद किया था, सूक्ष्म भी भेद किया था, पर्याप्तक भी किया था, अपर्याप्तक भी किया था। एक इंद्रियों के अपन ने 14 भेद बनाए थे। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, फिर नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादर, और फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। और फिर इन सभी के पर्याप्तक भी देखे थे और अपर्याप्तक भी देखे थे। तो अब इधर इनका प्रश्न हो रहा है कि आपने एकेंद्रीय जीवों की संख्या बता दी, एक इंद्रिय जीवों में पर्याप्तक कितने हैं और अपर्याप्तक कितने हैं ये भी बता दिया। अब ये बताओ कि एक इंद्रिय जीवों में बादर जीव कितने, एक इंद्रिय जीवों में सूक्ष्म जीव कितने, फिर जो बादर जीव होंगे उन बादरों में पर्याप्तक कितने और अपर्याप्तक कितने, सूक्ष्म जीव होंगे उनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक कितने, ये सब का वर्णन आप अब विस्तार पूर्वक बताइए। तब अगली गाथा लिख रहे हैं, बादर सोहमाते सिम, बादर सोहमाते सिम, पुण्ना पुण्येति छव्विहाणंपि, पुण्ना पुण्येति छव्विहाणंपि, तक्कायमग्गणाये, तक्कायमग्गणाये, भणिज्यमाणकमूणेयो, भणिज्यमाणकमूणेयो, बादर सोहमाते सिम, पुण्ना पुण्येति छव्विहाणंपि, तक्कायमग्गणाये, भणिज्यमाणकमूणेयो। देखें इधर बता रहे हैं तेसिम यानी उन एकेंद्रीय जीवों में जो पर्याप्तक और अपर्याप्तक की संख्या पूर्व गाथा में बताई, उन सभी पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में वादर सुहमा तेसिम, तेसिम उन एकेंद्रीय जीवों में बादर जीव भी हैं, सुहम यानी सूक्ष्म जीव भी हैं, फिर पुण्य अपुण्यति, पुण्य यानी पर्याप्तक जीव भी हैं और अपर्याप्तक जीव भी हैं। और ये चारों प्रकार के जीव किस किस में हैं? छव्विहाणंपि, 6 प्रकार के जीवों में हैं। 6 प्रकार के जीव मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, फिर प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, इस प्रकार से जो भी भेद बनते हैं उन सभी प्रकार के जीवों में बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद पाया जाता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है तब इधर बता रहे हैं, तक्कायमग्गणाये भणिज्यमाणक कमूणेयो। यहां बता रहे हैं, अभी उसका हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, उसका वर्णन कब करेंगे? इसके बाद इंद्रिय मार्गणा के बाद फिर काय मार्गणा आएगी, और उस काय मार्गणा के अंतर्गत 6 भेद किए जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और एक त्रस का एक। तो वहां जो 6 भेद करेंगे उन 6 भेदों में जो प्रारंभ के 5 भेद हैं वो इन्हीं एक इंद्रिय जीवों के ही भेद हैं। तो उस काय मार्गणा के अंतर्गत जब हम संख्या का वर्णन करेंगे तब इन सभी प्रकार के जीवों की संख्या का वर्णन काय मार्गणा में हम करेंगे, उसको णेयो, उसको वहीं से जानना चाहिए। यहां पर एक इंद्रिय जीवों की संख्या का वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहां इन्होंने संकेत दे दिया कि अब हम इसका वर्णन काय मार्गणा के अंतर्गत करेंगे। तो इंद्रिय मार्गणा के बाद जो काय मार्गणा आएगी उसमें एक एक कायक जीव का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी प्रकार के जीवों की परिभाषा भी बताएंगे और उनकी संख्या भी बताएंगे और उनकी और अन्य अन्य विशेषताएं भी बताई जाएंगी। अब आगे देखें, अभी एक इंद्रिय जीवों की बात कर दी, अब यहां पर त्रस जीवों की संख्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं त्रस जीवों की संख्या का वर्णन जो है वो बहुत कम में हो जाएगा, इसीलिए त्रस जीवों की संख्या का वर्णन तो यहां करे दे रहे हैं।
एक इंद्रिय जीवों की संख्या का वर्णन काय मार्गणा में करेंगे। तो त्रस जीवों की संख्या के लिए अब आगे की 3 गाथाएं लिखी हैं, उन 3 गाथाओं को अपन को देखना है। देखें, बिति च पमाण मसंख्ये, बिति च पमाण असंख्ये, णवहिद पदरंगुलेण हेद पदरम, णवहिद पदरंगुलेण हेद पदरम, हीण कमं पडिभागो, हीण कमं पडिभागो, आवलिया शंख भागो दू, आवलिया शंख भागो दू, बिति च पमाण मसंख्ये, बिति च पमाण मसंख्ये, णवहिद पदरंगुलेण हेद पदरम, णवहिद पदरंगुलेण हेद पदरम, हीण कमं पडिभागो, हीण कमं पडिभागो, आवलिया शंख भागो दू, आवलिया शंख भागो दू। देखें, अब यहां पर त्रस जीवों की संख्या बता रहे हैं। अभी एक इंद्रिय जीवों की संख्या बताई थी, तो इन्होंने ये कह दिया था कि एक इंद्रिय जीव कितने हैं, संसारी जीवों में से त्रस जीवों को घटा दो तो एक इंद्रिय जीव निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय जीव अनंतानंत होते हैं, उनकी संख्या कैसे बताएं। लेकिन त्रस जीव कितने होते हैं? त्रस जीव तो असंख्यात होते हैं। इधर इन्होंने अभी पूर्व गाथा में 175 नंबर में बताया था कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जितने हैं ये असंख्याता संख्यात होते हैं। अब यहां ये बता रहे हैं कि उन असंख्याता संख्यात की संख्या कितनी लगाई जाए। संख्या नहीं बता सकते तो उसका कोई उपमा प्रमाण तो बताओ। जैसे पल्य का संख्यात्मा भाग है, आवली का संख्यात्मा भाग है, जग श्रेणी का संख्या, कुछ तो प्रमाण हमको बताओ कि किस उपमा प्रमाण से इनकी संख्या को नापा जाए। तब ये गाथा लिखी इधर इन्होंने। देखें, बी ती च प, ये चारों शब्द फिर से आ गए। जीव समास की जब अपन ने वर्णन पढ़ा था तब उस समय इस प्रकार की गाथाएं आई थी। बी का मतलब 2 इंद्रिय, ती का मतलब 3 इंद्रिय, चा का मतलब 4 इंद्रिय और पा का मतलब पंचेंद्रिय। तो चारों प्रकार के त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को त्रस जीव कहते हैं। तब इधर लिख रहे हैं बी ती च प माणम, इनका जो मान है या इनकी जो संख्या है वो कितनी है? असंख्येण अवहिद पदरंगुलेण, असंख्येण अवहिद पदरंगुलेण, हिद पदरम। देखो, पदरंगुलेण यानी प्रतरांगुल, और फिर लिखा है हिद पदरम, वो लेना है पदर यानी प्रतर, जगत प्रतर। तो 2 चीजें लिख रहे हैं, जगत प्रतर और प्रतरांगुल। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि प्रतरांगुल का असंख्यात्मा भाग निकालें। प्रतरांगुल किसे कहते हैं? सूच्यंगुल का वर्ग करते हैं तो प्रतरांगुल निकलता है। सूच्यंगुल गुणे सूच्यंगुल, जितना निकलेगा वो प्रतरांगुल कहलाएगा। हमने बताया था सूच्यंगुल लगभग अपन अंदाज से लगाते हैं तो लगभग 40-42 फीट का निकलेगा। तो 40-42 फीट लंबा और 40-42 फीट चौड़ा और एक प्रदेश की मोटाई, बस इसको बोलेंगे प्रतरांगुल। इसमें जितने प्रदेश होंगे वो प्रतरांगुल प्रमाण प्रदेश हो गए। अब ये कह रहे हैं प्रतरांगुल का असंख्यात्मा भाग, असंख्येण अवहिद पदरंगुलेण, मतलब इस प्रतरांगुल में असंख्यात का भाग लगाएं। अब प्रतरांगुल में असंख्यात का भाग लगाएंगे तो जो भाग होगा, जो भी निकलेगा, उससे फिर हिद पदरम, उसको फिर जगत प्रतर में भाग लगाएं। पहले अंगुल का, प्रतरांगुल का असंख्यात्मा भाग निकालें और उस असंख्यात्म भाग से जगत प्रतर में भाग लगाएं। जितनी संख्या निकलेगी उतनी संख्या होती है बी ती च प माणम। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की संख्या है, सभी चारों की मिला करके, मतलब जगत प्रतर। अब जगत प्रतर कितना हो गया? 7 राजू गुणे 7 राजू, जग श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। तो 7 गुणे 7 यानी 49 राजू प्रमाण क्षेत्र में जितने प्रदेश होंगे उसमें प्रतरांगुल के भी असंख्यात में भाग का भाग लगा रहे हैं। तो कितनी संख्या निकलेगी? असंख्यातों संख्या निकलेगी। इसीलिए त्रस जीव भी कितने हैं? असंख्याता संख्यात हैं। तो ये किसकी संख्या निकल आई? त्रस जीवों की। अब कह रहे हैं इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये जीव कितने हैं? तब लिखा है हीण कमम। ये क्रमशः हीन क्रम वाले होते हैं। मतलब हीन क्रम का मतलब 2 इंद्रिय जीव सर्वाधिक हैं, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय कम है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय कम है
और 4 इंद्री से पंचेंद्रीय जीव कम होते हैं। अब सोचो जरा, पंचेंद्रीय जीवों की संख्या सबसे कम है और जितने देव हैं वो सारे पंचेंद्रीय, जितने नारकी वो सारे पंचेंद्रीय, जितने मनुष्य वो सारे पंचेंद्रीय। मतलब 3 गतियों में तो केवल पंचेंद्रीय जीव ही होते हैं और इन सभी संख्या, ये जितनी भी संख्या है ये सबसे कम वाली है। इन सबको जोड़ने के बाद फिर जितनी संख्या निकलेगी उससे कहीं अधिक संख्या 4 इंद्री की होगी, उससे भी कहीं अधिक संख्या 3 इंद्री की होगी, उससे भी कहीं ज्यादा संख्या 2 इंद्री की होगी और सर्वाधिक संख्या 1 इंद्री जीवों की होती है। तो अब इससे अपन को अंदाज लगाना है कि हीणकमम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री सबकी सामूहिक संख्या कितनी है? जगत प्रतर में प्रतरांगुल के असंख्यात में भाग का भाग लगाने पर जो भागफल निकलेगा उतनी है, लेकिन उनमें से भी 2 इंद्री सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 3 इंद्री, उससे कम 4 इंद्री, उससे कम 5 इंद्री। अब कैसे निकालें? 2 इंद्री से 3 इंद्री कितने कम, 3 इंद्री से 4 इंद्री कितने कम, 4 इंद्री से पंचेंद्री कितने कम? तब इधर आगे लिखा पड़ी भागो आवलिया संख भागो दू। प्रतिभाग कैसे करना है? आवली के असंख्यातवें भाग से भाग लगाना है। 2 इंद्री से 3 इंद्री कितने कम होंगे, 3 इंद्री से 4 इंद्री कितने कम होंगे, 4 इंद्री से पंचेंद्री कितने कम होंगे, ये संख्या निकालने के लिए आवली का जो असंख्यात्मा भाग है उससे भाग लगाएंगे तो इनकी संख्या निकल आएगी। अब इनकी संख्या कैसे निकलेगी, इसके लिए इन्होंने अगली गाथा लिखी। अगली गाथा को बहुत अच्छी तरह से समझना है, तब अपन को ये समझ में पूरा प्रकरण आएगा। देखें अगली गाथा। बहुभागे संभागो, बहुभागे संभागो, चौन्न मेदेसी मेक भागम ही, चौन्न मेदेसी मेक भागम ही, उत्तकमो तत्थवी, उत्तकमो तत्थवी, बहुभागो बहुगस्स देओदू, बहुभागो बहुगस्स देओदू, बहुभागे संभागो, चौन्न मेदेसी मेक भागम ही, उत्तकमो तत्थवी, बहुभागो बहुगस्स देओदू। देखें अब क्या करना है ये इसमें बता रहे हैं। पूर्व गाथा में अपन ने क्या देखा? चारों प्रकार के जीवों की 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री चारों की सामूहिक संख्या बताई। फिर उसमें ये बताया कि इसमें सर्वाधिक 2 इंद्री हैं, उससे कम 3 इंद्री हैं, उससे कम 4 इंद्री हैं, उससे कम 5 इंद्री हैं और सभी मिलाकर के इतने हैं। कितने हैं? जगत प्रतर में प्रतरांगुल के असंख्यात में भाग का भाग लगाने पर जो भागफल निकले उतने हैं। अब ये कैसे निकाला जाए कितने कितने हैं? तब इधर बता रहे हैं बहुभागे संभागो चौन्नम। क्या करना है? अब आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाना है। मान लो 30 जीवों की राशि निकल आई। अब इस 30 जीवों की राशि में आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाओ। जब हम भाग लगाएंगे तो कुछ भागफल निकलेगा, उस भागफल को अलग रखो और बाकी जो बचा हुआ है उसके समान 4 भाग करो। बहुभागे संभागो। कितने? 54, 4। जो बहुभाग निकलेगा उसके समान 4 भाग करने हैं। अभी अपन उदाहरण से समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्या करना है? आवली के असंख्यात में भाग से हमने भाग लगा दिया। किसमें? 30 जीवों की संख्या में। जो 30 जीवों की संख्या निकली उसमें हमने भाग लगा दिया। भाग लगाने पर जो भागफल निकलेगा उस भागफल को अलग रख करके जो शेष संख्या बचेगी, बहुभाग बचेगा, उस बहुभाग में हम 4 का भाग लगाएंगे तो समान 4 भाग बन जाएंगे। जैसे अभी हमने बताया था 100 में मान लो हमने 5 का भाग लगाया तो 20 निकला, तो 20 को अलग रखो और 80 को अलग रखो। अब इन 80 के फिर से 4 भाग करो समान, तो कितने होंगे? 20, 20, 20, 20। इस तरह से तो ये समान 4 भाग कर दिए। फिर क्या करना है? एदेसिम एक भागम ही उत्तकमो तत्थवी। अब एदेसिम, अब जो इनमें जो पहला भाग था जिसको अपन ने अलग रख दिया था, जो भागफल निकला था 20 का, उस 20 में उत्तकमो फिर से 4 का भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगाने के बाद जो एक भाग होगा उसको अलग रखेंगे और जो बहुभाग होगा उसको 2 इंद्री वाले में मिला देंगे।
फिर जो एक भाग बचा था उस एक भाग में फिर से हम 4 का भाग लगाएंगे और एक भाग अलग रखेंगे और जो बहुभाग होगा उस बहुभाग को फिर 3 इंद्रिय में मिलाएंगे। फिर जो बचा है उसमें फिर एक भाग बचा था, उस एक भाग में फिर 4 का भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगाने पर एक भाग को अलग रखेंगे, बहुभाग को फिर 4 इंद्रिय में मिलाएंगे और फिर जो एक भाग बचा था उसको पंचेंद्रिय में मिलाएंगे। इस प्रकार से इस गाथा को समझना है। अभी नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखें एक बार। बहुभागे संभागो 54, आवली के असंख्यात्मक भाग से हमको भाग करना है। इसको बोर्ड पर समझ लेते हैं, उदाहरण से समझा दे रहे हैं, फिर इस गाथा का अर्थ समझ में आ जाएगा। अगली गाथा भी जो दी है बिल्कुल सेम है, उसमें पर्याप्तक की संख्या बता रहे हैं कि 2 इंद्रिय में पर्याप्तक कितने, 3 इंद्रिय में पर्याप्तक कितने, 4 इंद्रिय में पर्याप्तक कितने और पंचेंद्रिय में पर्याप्तक कितने, उसमें पर्याप्तकों की संख्या बता रहे हैं। तो ये गाथा यदि समझ में आ गई तो अगली तो अपने आप आ जाएगी। इसको बोर्ड से उदाहरण से समझते हैं। देखें, यहां अपन को एक चीज समझनी है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में विभाग करना है। कैसे करना है ये देखें। पहले 2, 3, 4 और 5, इन पांचों इंद्रिय जीवों का कुल टोटल निकालें। मतलब कुल त्रस जीव कितने हैं, कुल त्रस जीव माना कि जो इस ग्रंथ में उदाहरण दिया है उसी को हम समझाए दे रहे हैं। माना कि ये हो रहे हैं 6400, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग लगाना है। अब आवली का असंख्यात्मक भाग कितना, माना कि आवली का असंख्यात्मक भाग, आवली का असंख्यातवा भाग कितना है, ये अपन ने 4 मान लिया, ठीक। त्रसजीव कुल कितने मान लिए, 6400, ठीक है। और ये कितना मान लिया, 4। अब क्या करना है, 4 का भाग हम 6400 में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाना है। जब हमने 4 का भाग 6400 में लगाया तो ये कितना निकलेगा, 1600। अब इस 1600 वाले एक भाग को तो अलग रख दो। अब कितना बचा, 6400 में से 1600 घटाओगे तो बहुभाग कितना निकलेगा, 4800। 4800 1600 मिलाएंगे तो 6400 हो जाएगा। अब ये जो 48 बहुभाग बचा है, इस बहुभाग के 4 भाग करने हैं समान। जब इसके हम 4 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1200। ये हो गए, ये 2 इंद्रिय, ये त्रिइंद्रिय, ये चतुरिंद्रिय और ये पंचेंद्रिय। ये भाई अपन ने समान संख्या निकाल ली, ये समान संख्या निकली है। अब क्या करना है, ये जो बचा हुआ है अब इसको अपन को मिलाना है। अब इसको हम चारों में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, 2 इंद्रियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, 3 इंद्रियों की संख्या कम, 4 इंद्रियों की और कम, पंचेंद्रियों की सबसे कम। अभी तो ये समान हो रही है, तो अब समान के बाद ये जो बहुभाग करना है ये कैसे करना है, ये इसमें बता रहे हैं कि ये जो एक भाग बचा है 1600, इस 1600 में फिर से हम आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाएंगे, इसका 4 का। अब 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया, 400 आ गया, 400। अब ये 400 को हम अलग रख दें, बचेगा कितना, 1200। तो ये 1200 2 इंद्रियों को दे दो पूरा, ये 1200 पूरा दे दिया तो ये 2 इंद्रिय कितने हो गए, ये 2 इंद्रिय हो गए 2400। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कितना बचे अपने पास, 400 बचे। अब ये जो 400 बचे हैं, इन 400 में फिर आवली के संख्यात में भाग का भाग लगाएंगे। जब 400 में फिर से भाग लगाओगे 4 का तो कितना आएगा, 100। तो 100 तो ये भाग निकला। अब बचेंगे कितने, 300। तो ये जो बहुभाग निकला ये 300 अपन इसमें जोड़ दो 3 इंद्रियों में, तो ये कितना निकला, 1500 हो गया। अब अपने पास अभी 100 बचे हैं। अब इस 100 में फिर आवली के असंख्यात में भाग का भाग लगाएंगे 4 का। जब फिर से 4 का भाग लगाया तो कितना निकला, 25। जब ये 25 निकला तो इधर कितना बचेगा, 75। अब ये 75 जोड़ दें अपन इसमें 4 इंद्रियों में, बहुभाग जोड़ना है तो ये कितना हो गया, 1275। और 25 जो बचा है वो जोड़ दें अपन पंचेंद्रिय, तो ये कितना हो गया, 1225। अब देखो इन चारों को जोड़ो, 2400 प्लस 1500 प्लस 1275 प्लस 1225 बराबर 6400। अब देखो ये 6400 निकल आया।
बहुत अच्छी टेक्निक, ये टेक्निक कहीं और किसी भी मैथमेटिक्स में मिल ही नहीं सकती, जो हमारे आचार्यों ने, मतलब सोचो जिनकी राशि असंख्यातों में है, अनंतों में है, उनमें भी कैसे भाग करना है, ये भाग करने की टेक्निक बताई। अपने आप क्लियर हो गया, ये 2400 सर्वाधिक हो गए 2 इंद्री वाले, 3 इंद्री वाले 1500 बचे, 4 इंद्री वाले 1275 और 5 इंद्री वाले 1225। इन सबको टोटल करोगे तो ये 6400 अपने आप निकलेगा। बस ये 4 भाग करना है। क्या करना है, पहले जो त्रस राशि थी उस त्रस राशि में आवली के संख्यात में भाग का भाग लगाया, जो निकला उसको एक तरफ रख करके जो बहुभाग है उस बहुभाग के समभाग करने हैं। कितने, 4। तो इस बहुभाग जो निकला है, कितना निकला, ये 4800। ये 4800 जो बहुभाग निकला, इसके 4 संभाग कर दिए, 1200 1200 1200 1200, ये 4 संभाग हो गए। फिर क्या करना है, एकस्मिन, जो एक भाग था, इस एक भाग में फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है, उक्त कमो तत्थवी। अब ये इसमें से वही भाग प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर से इसमें आवली के संख्यात में भाग का भाग लगाएंगे, और जो बहुभाग होगा उस, अभी तो बहुभाग के 4 भाग किए थे, अब 4 भाग नहीं करने, उस बहुभाग को 2 इंद्री में जोड़ दो। क्या किया, 1600 बचा था, 1600 में अपन ने 4 का भाग लगाया, 400 बार गया, तो बहुभाग कितना बचा, 1200। इस 1200 को अपन ने इधर जोड़ दिया। फिर जो 400 बचा, 400 में 4 का भाग लगा करके कितना, 100 आया, बहुभाग कितना बचा, 300, ये 300 अपन ने इधर जोड़ दिए। फिर 100 का बहुभाग निकाला तो निकला 75, ये 75 को यहां जोड़ दिया, और फिर जो एक भाग था वो 25 इधर जोड़ दिया। सेम प्रोसेस इसी तरह से आगे पर्याप्तकों की संख्या बता रहे हैं कि ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्रियों की संख्या निकल गई। अब इन त्रस जीवों में जितने पर्याप्तक जीव हैं, उन पर्याप्तकों में किसके ज्यादा हैं, पर्याप्तक ज्यादा हैं कि अपर्याप्तक ज्यादा हैं। तो पर्याप्तकों की संख्या बताई है, तो अगली गाथा में भी यही चीज लिखी है। इस गाथा को पढ़ लें और उसका अर्थ निकाल लें, समझ में आ जाएगा। तिविपच पुण्य पमाणम, तिविपच पुण्य पमाणम, पदरंगुल शंख भाग हेद पदरम, पदरंगुल शंख भाग हेद पदरम, हीण कमम पुण्णूणा, हीण कमम पुण्णूणा, बितिचप जीवा अपजत्ता, बितिचप जीवा अपजत्ता, तिविपच पुण्य पमाणम, पदरंगुल शंख भाग हेद पदरम, हीण कमम पुण्णूणा, बितिचप जीवा अपजत्ता। अब देखें, इस गाथा में बता रहे हैं ती बी प च पुण्य पमाणम। ती का मतलब 3 इंद्री, बी का मतलब 2 इंद्री, पा का मतलब 5 इंद्री और चा का मतलब 4 इंद्री। इन चारों प्रकार के जीवों में पुण्य प्रमाणम, जो पर्याप्तक जीवों का प्रमाण है, वो कितना है। इस गाथा में और ऊपर की गाथा में विशेष अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर करना है कि वहां पर अपन ने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव ये क्रम रखा था, 2 3 4 5। यहां पर क्रम आगे पीछे कर दिया। यहां पर सबसे पहले रख रहे हैं 3 इंद्री, फिर रख रहे हैं 2 इंद्री, फिर रख रहे हैं 5 इंद्री और फिर है 4 इंद्री। अब इन सारे प्रकार के जीवों का जो प्रमाण है, पर्याप्तकों का प्रमाण है, वो पर्याप्तक जीवों का प्रमाण कितना है, पदरंगुल शंख भाग हिद पदरम। अभी अपन ने प्रतरांगुल के असंख्यात में भाग का जगत प्रतर में भाग दिया था, तब निकली थी त्रस राशि का प्रमाण। अब इधर बता रहे हैं प्रतरांगुल के संख्यात में भाग का भाग लगाना है। किसका, अभी प्रतरांगुल के असंख्यातवे का लगाया था, अब प्रतरांगुल के संख्यातवे भाग का भाग लगाएंगे पदरम यानी जगत प्रतर में। तो फिर जो परिमाण निकलेगा वो पर्याप्तकों की संख्या निकल आएगी। अब पर्याप्तकों की संख्या निकल आई, अब उन पर्याप्तकों की संख्या में भी हीणकमम पुण्णुना, ये जो पर्याप्तक हैं ये भी हीन 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 लगाने हैं। कैसे हीन, 3 इंद्रियों में जितने पर्याप्तक जीव हैं उससे कम जीव पर्याप्तक 2 इंद्रियों में होंगे, 2 इंद्री से कम पर्याप्तक जीव 5 इंद्रियों में, और 5 इंद्री से कम पर्याप्तक जीव 4 इंद्रियों में होंगे। अपर्याप्तक जीवों की संख्या कितनी होगी, तब लिख रहे हैं बीती चप जीवा अपजत्ता ऊणा। अब पुण्य ऊणा पर्याप्तकों को घटा देंगे
तो अपर्याप्तकों की संख्या निकल आएगी। मान लो 2 इंद्रिय हमारे 2400 निकले और 2400 में से मान लो कि 600 जीव पर्याप्तक निकले, तो अपर्याप्तक कितने होंगे अपने आप पता चल जाएगा, 1800 अपर्याप्तक होंगे। तो बस इसी तरह से इधर इन्होंने बताया है कि ये क्रम अपन को रखना है, ती वी प च, 3 इंद्री, 2 इंद्री, पंचेंद्री और 4 इंद्री, ये क्रम रख करके सेम यही प्रोसेस निकालेंगे तो ये हीन क्रम इनका भी निकल आएगा। माना कि ये सभी प्रकार के जीवों की पर्याप्तकों की संख्या है 6400। तो अब इन 6400 में 2 इंद्री कितने, 3 इंद्री कितने, 4 इंद्री कितने और पंचेंद्री कितने, तो बस ये क्रम को बदल दें, क्योंकि सबसे पहले 3 इंद्री लिखा है, फिर 2 इंद्री लिखा है, फिर पंचेंद्री और फिर 4 इंद्री, बस ये क्रम रख दो तो 2400 निकलेंगे 3 इंद्री जीव, 1500 निकलेंगे 2 इंद्री जीव, 1275 निकलेंगे पंचेंद्री और 1225 निकलेंगे 4 इंद्री। तो इस प्रकार से बस पर्याप्तकों में ये क्रम बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। इस प्रकार से ये पर्याप्तक और अपर्याप्तकों की संख्या 30 जीवों की इन्होंने पूरी बता दी। अब 30 जीवों का पूरा प्रकरण एक तरह से हो गया। अब जो काय मार्गणा प्रारंभ होगी उस काय मार्गणा में एक इंद्रिय जीवों का विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब का वर्णन होगा, इनकी संख्या का वर्णन करेंगे और 30 जीवों का जो सामान्य वर्णन आएगा वो सामान्य वर्णन करेंगे। तो आज की कक्षा में अपन ने इंद्रिय मार्गणा पूर्ण कर ली। अब कल की कक्षा से अपन काय मार्गणा पर अपना वर्णन करना प्रारंभ करेंगे, देखेंगे ग्रंथ में और क्या क्या विशेषताएं अपन को पढ़ने को मिलती हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जगन्नाथ।